नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के दूसरे अध्याय संघवाद फेडरलिज्म का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी के रूप हमने पढ़े। उसमें एक रूप था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब बच्चों ये अध्याय है हमारा संघवाद। तो संघवाद क्या होता है? संघवाद सत्ता की साझेदारी का ही एक रूप है। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल ऊपर नीचे तरीके से दो या दो से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और राज्य जो सरकारों के बीच शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। बिल्कुल ये जो संघीय व्यवस्था है, इसमें जो सरकार है उसकी शक्तियों को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे, जैसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर नीचे प्रादेशिक या राज्य सरकारें और उसके जो स्थानीय सरकार, दो या दो से अधिक स्तरों पर जो है विभाजित कर दिया जाता है। अब यदि हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संघवाद क्या होता है। जैसे इसकी विशेषताएं हैं, नंबर 1, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र। ये जो अधिकार क्षेत्र है इसका मतलब होता है एक ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अब बच्चों जैसे हमने इसमें बात की कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार है वो भी हम पर शासन करती है। जो राज्य सरकार है जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी हमें शासन करती है। और जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी एमसीडी है तो वो भी क्या है, हम ही पर मतलब एक ही समूह पर, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं अलग अलग स्तर की सरकारें। तो तीसरी विशेषता है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। जो हमारा संविधान है उसमें सभी स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान में संशोधन एक स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। जैसे यदि खाली चाहे केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव कोई जिसे अभी संविधान में संशोधन करना तो अकेले नहीं कर सकती, क्या है उसमें राज्य सरकार है उनकी भी सहमति होनी आवश्यक है। इसकी पांचवी विशेषता है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि कोई विवाद होता है तो जो उसका निपटारा है वो अदालतों के द्वारा किया जाता है। छठी विशेषता है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। राजस्व जैसे कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, वो सबके अलग अलग स्रोत क्या है वो निर्धारित है। जो सातवीं विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो बच्चों इस तरह हमने देखा जो संघवाद की जो विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं यदि आपको याद हो जाती हैं तो जो है आपको ये अध्याय जल्दी समझ में आ जाएगा। संघीय शासन व्यवस्थाओं का जो गठन है वो किस तरह होता है, ये दो तरीकों से होता है। जो संघीय शासन व्यवस्था है इसका गठन दो तरीके से होता है।
जो पहला तरीका है साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना, जब दो या दो से अधिक सदस्य राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता, अपनी अलग पहचान, सुरक्षा व खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं। साथ आकर जो संघ बनाने के उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या है साथ आकर संघ बनाया है। जो इनके राज्य हैं तो राज्य हैं यहाँ भी, लेकिन जो है उनका अलग अपना उनको अधिकार दिया गया है, संप्रभुता उनकी है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उसमें है सबको साथ लेकर चलने की संघीय व्यवस्था। बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत है, अब भारत जो है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर भारत है विशाल देश होने के साथ साथ यहाँ विविधताएँ, भाषा अलग तरीके से यहाँ पे जो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो संघीय व्यवस्था का हमने सबको साथ लेकर चलने की जो है संघीय व्यवस्था को अपनाया है। इस तरह जो संघीय व्यवस्था वाले देशों में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा जो है ताकतवर होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे अब जो है जम्मू कश्मीर के जो 2 भाग कर दिए गए हैं, उससे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। अब जैसे हमारे कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको भी हमने जो है विशेष राज्य का कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण जो है उनको विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया जाता है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है, किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी मतलब कानूनी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची, राज्य सूची और नंबर 3 है समवर्ती सूची। जो पहली है संघ सूची, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो संघ सूची में आते हैं। इसमें कुल 97 विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा आदि। तो पूरे देश में इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में जो वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ये विषय हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। जो दूसरी सूची है वो है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के कुल 66 विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जो संघ सूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वह विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इसमें 47 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसे विषय संविधान बनाने के बाद आए हैं, क्योंकि पहले जब संविधान बना उसमें कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है कोई अस्तित्व नहीं था।
तो इन पर कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो सभी राज्यों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। यह वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है, जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की जो राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। जैसे भाषाई राज्य, भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की जो सीमाएं बदली गई। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल तथा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करके किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड आदि। भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने को डर के रूप में कई नेताओं ने देखा। यदि जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बन जाएंगे तो उन्हें डर था कि कहीं जो है देश टूट ना जाए। लेकिन भाषावर राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। जो भाषा नीति है, भारत में किसी भी भाषा को राजभाषा नहीं माना गया है। भारत में केवल 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हम कह सकते हैं कि 22 भाषाएं ऐसी हैं जो अनुसूचित भाषा का जिनको दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के तौर पर अंग्रेजी भाषा को 1965 में ही बंद हो जाना चाहिए था, परंतु गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु ने इसके प्रयोग को जारी रखने की मांग की और जो ये भाषा अंग्रेजी भाषा जो प्रयोग है वो आज भी जारी है। केंद्र राज्य संबंध, भारत जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार में जो संबंध की बात हम करते हैं तो भारत में काफ़ी समय तक एक ही पार्टी का केंद्र और कई राज्यों में शासन रहा। 1990 के बाद यह स्थिति बदल गई और भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इस दौर में भारत में गठबंधन सरकार, अब ये गठबंधन सरकार क्या होती है? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि अब तो जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी जो एनडीए की सरकार है, लेकिन जब पहले यूपीए की सरकार थी तो उसमें ये जो एनडीए है, यूपीए है, इसमें कोई एक दल तो मुख्य है लेकिन जो बाकी छोटे छोटे दल मिले हुए हैं और जो क्या आपस में गठजोड़ करते हैं और जो है उनका एक साझा कार्यक्रम होता है जिस पर ही सरकार चलाते हैं। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के समय फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। भारत में विकेंद्रीयकरण, भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के देशों से बड़े हैं। यदि हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से बड़ा है और जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी से बड़ा है।
तो इस तरह जो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूरोप के कई देशों से ज़्यादा है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर जो है स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों भाई क्या कारण है कि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अब ये विकेंद्रीकरण जो हुआ, ये जो वास्तविक विकेंद्रीकरण दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब 1992 के बाद क्या बदलाव आए? अब जो है स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से संवैधानिक बाध्यता है, मतलब बहुत जरूरी कर दिया गया है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब जो महिलाओं के लिए क्या है, जो हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का जो है गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी इकाइयों को देना पड़ता है। तो सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। जैसे अब हरियाणा में इस बार घोषणा की गई है कि जो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की जाएंगी। गांव व शहरों में स्थानीय स्वशासन, अब हम जो हमने तीसरा जो स्तर बनाया है गांव व शहरों में स्थानीय स्वशासन, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करें गांव में। तो गांव में स्थानीय स्वशासन का गठन, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद आते हैं। तो सबसे पहले है ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रधान या सरपंच तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों, जिनको हम पंच कहते हैं, उनको चुना जाता है। एक होती है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। और जो तीसरा रूप है इसमें वो है जिला परिषद। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें उस जिले के चुने हुए सांसद, विधायक तथा कुछ अधिकारी भी सदस्य होते हैं। शहरों में स्थानीय शासन, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका व बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। उनके सदस्यों का चुनाव मतदान द्वारा होता है। नगर पालिका प्रमुख
जो नगर पालिका प्रमुख है उसमें नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, जबकि नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उन सभी को शामिल किया है। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। यदि आपको अध्याय समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से 2 या 3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको जो है अध्याय समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।